सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। बेसिकली हम लोगों ने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन किस चीज़ को कहते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। दरअसल इस तरह से मैंने बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और ये जो रिएक्टेंट्स है ना, यही फिर कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। बेसिकली रिएक्टेंट्स होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स के बारे में मैंने कहा था कि ये कंबाइनिंग एंटिटीज होती हैं। दीज आर कंबाइनिंग एंटिटीज, मतलब वो सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन होती हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली रिजल्टिंग रिजल्टिंग कंपाउंड्स। ठीक, जब एंटिटीज, जब चीजें कंबाइन होती हैं तो वहां पे जो भी बनता है दैट्स कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हाइड्रोजन है हमारे पास H2, इट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये कंबाइन हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे बन जाएगा H2O। H2O मींस वाटर। मैंने कहा था ये दो चीजें जो यहाँ पे है, दीज आर रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स है। और ये जो चीज हमें मिल रही है, दिस इज अ प्रोडक्ट। ये अपने पास एक प्रोडक्ट है। सो रिएक्टेंट्स भी हमारे पास है, प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इट इज बेसिकली ए केमिकल रिएक्शन। ये हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है। और ये भी कहा था केमिकल रिएक्शन के बारे में कि इट इज ए केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन जो होती है, एक केमिकल चेंज का नाम है। केमिकल चेंज का नाम मतलब कि इसमें जो चेंजेस होती हैं वो इजीली रिवर्स नहीं हो सकती हैं। दोज कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ तक कर ली थी। और ये पॉइंट भी मैंने मेंशन किया था कि केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन जो है यूजुअली जनरली केमिकल रिएक्शन में दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, मतलब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। और दूसरा स्टेप होता है बॉन्ड मेकिंग। बॉन्ड मेकिंग, दो स्टेप्स, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। तो ये जो स्टेप्स जब हो जाते हैं, तब जाकर हम कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। अब चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो आप यहाँ से। हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन, एनर्जी इन्वॉल्वड इन रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की बुनियाद पर केमिकल रिएक्शन के तीन टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहला टाइप जो है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहला टाइप जो है उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? शाबाश। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड या एनर्जी इज absorbed absorbed by reactants to form a product, to form a product to form a product या products। क्या होता है कि हम एनर्जी यहीं से रिएक्शन में सप्लाई करते हैं। तो ये रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम यहीं से एनर्जी को सप्लाई करते हैं। और एनर्जी जब रिएक्शन के अंदर चली जाती है तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ठीक। तो वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें हम यहीं से एनर्जी को सप्लाई करते हैं, उन रिएक्शंस को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैं बोलूं आपको, जैसे आपने ये रिएक्शन सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छे से समझना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। सपोज मैंने इसके साथ वाटर मिला दिया, H2O, वाटर। और मिसाल एज्यूम कर लो कि मुझे इस रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। मुझे इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी को सप्लाई करना पड़ा और वहां से फॉर एग्जांपल H2CO3 बना। H2CO3 को हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में मुझे क्या करना पड़ा, मैंने यहीं से रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई की। तो हम ऐसी रिएक्शन को कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है,
ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, एंडोथर्मिक। ठीक है, याद रखो ये जो एंडो है ना, एंडो, एंडो मीन्स हम यहाँ से सप्लाई करते हैं एनर्जी को, एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, एंडो मीन्स एब्जॉर्ब होना, और थर्मिक मीन्स हीट। तो वो रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो रिएक्शंस उनको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब ये खुद ब खुद नहीं होती हैं, बल्कि हमें इनको करने के लिए यहीं से एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्शन में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ओके, तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं किसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। ठीक है, तो मैंने कहा जिन रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ना एक काम करते हैं, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन से, जिनसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो एक सेकेंड, लेट मी कोट सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वाटर है, मिसाल आई हैव वाटर, और वाटर को मैंने एनर्जी सप्लाई की, तो वो वाटर जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो आइस में, क्या बोलते हैं इसको, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है H2O, ये लिक्विड यानी वाटर है ये, ठीक है, दिस इज वाटर। अब क्या हुआ, अब मैंने इसमें एनर्जी को सप्लाई किया, मैंने हीट इस रिएक्शन को दे दी, तो क्या हो जाएगा, ये वाटर जो है ये गैसियस फॉर्म यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से मान लो मेरे पास आइस है H2O, मतलब सॉलिड स्टेट में ये आइस है मेरे पास, मैंने इसमें हीट सप्लाई किया, तो जब मैं इसमें हीट सप्लाई करूंगा ये बन जाएगा H2O इन लिक्विड, मतलब ये वाटर बन जाएगा। पहले मेरे पास आइस था, मैंने हीट सप्लाई किया, तो ये बन गया, कन्वर्ट हो गया मेरे पास किस में, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें हमें एनर्जी को देना पड़ा, सो दिस विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, ये होगी दो एग्जांपल्स, है ना। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे पास है N2, N2 मीन्स नाइट्रोजन गैस, N2 का मतलब होता है बेटा नाइट्रोजन गैस, सो आई हैव नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के साथ मैंने O2 ऐड किया, O2 आपको पता है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन के साथ मैंने ऑक्सीजन गैस ऐड कर दी। तो क्या होता है कि अगर आप इस रिएक्शन में हीट दोगे, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपने कंबाइन किया और उसके बाद आपने हीट सप्लाई की, तो यहां से बन जाएगा NO, क्या बन जाएगा, N टाइम्स O, लेट मी से, यहां से बन जाएगा N टाइम्स O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन को आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक बेहतरीन एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल, मतलब हमें हीट यहीं से देना पड़ा इस रिएक्शन में। सो इट्स एन एंडोथर्मिक एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो सोचो जरा, अगर ये रिएक्टेंट्स हैं और हमने इन रिएक्टेंट्स में हीट दी, ये कन्वर्ट हो गए, ये बन गए प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स में हमने यहीं से हीट सप्लाई की। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी, किसकी ज्यादा एनर्जी होगी, रिएक्टेंट्स की ज्यादा एनर्जी होगी या प्रोडक्ट्स की ज्यादा एनर्जी होगी, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की ज्यादा एनर्जी होगी, विल बी हाई देन प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट्स से। ऐसा क्यों होगा, सोचो, जब हमने एनर्जी दी रिएक्शन में, तो एनर्जी देने की वजह से रिएक्टेंट्स की एनर्जी बढ़ेगी। मैं समझाता हूँ, एक ग्राफ से समझाता हूँ, मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखो, ये मान लो आपके पास, यहाँ से हम एनर्जी लिखेंगे, यहाँ से हम एनर्जी लिखेंगे, मान लो ये रिएक्टेंट्स है, दिस इज रिएक्टेंट्स, इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, दिस इज रिएक्टेंट्स। अच्छा मैंने क्या लिखा, सॉरी सॉरी, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी, आई एम सॉरी, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी लो, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी लो देन प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी प्रोडक्ट से, मैं बताऊंगा क्यों। अगर ये
रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं। अब देख लो इनकी एनर्जी कितनी है, यहाँ पे है इनकी एनर्जी। फिर हमने एनर्जी सप्लाई की रिएक्शन में, जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, एनर्जी बढ़ेगी 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 और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखो पहले कम थी एनर्जी रिएक्टेंट्स की, फिर जब हमने एनर्जी को सप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्ट्स वाली एनर्जी बढ़ गई। देखो ये रिएक्टेंट्स वाली एनर्जी है और ये प्रोडक्ट्स वाली एनर्जी है। वो प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। याद रखना है एनर्जी ऑफ, ओके, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो हम याद रखेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब याद रखो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि भाई जो हमने एनर्जी दी, रिएक्टेंट्स ने उस एनर्जी को लिया, ठीक है, और उनकी यहाँ से एनर्जी बढ़ी बढ़ी और फिर वो प्रोडक्ट्स के पास वो एनर्जी आ गई, है ना। यू कैन से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक, इस चीज को याद रखना। देखो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं बेटा जिसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की एनर्जी वो होता है बराबर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। एनर्जी ऑफ रिएक्शन मींस प्रोडक्ट्स की कितनी एनर्जी है माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कितनी एनर्जी है, दोनों को माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ई मींस एनर्जी, आर एक्स एन रिएक्शन, रिएक्शन की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ईपी माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी मतलब ई आर। अब सोचो प्रोडक्ट्स वाली एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट्स वाली एनर्जी कम है, तो हमने ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी को निकाल लिया तो ये पॉजिटिव आएगा। याद रखना एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर एनर्जी जो रिएक्शन में होती है ना, व्हाट इज एनर्जी ऑफ रिएक्शन मींस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की एनर्जी का माइनस, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया, जीरो से ज्यादा आया, तो मतलब कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। या आप यूं कह लो कि अगर एनर्जी ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव आया तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी चीज है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रिएक्शन का ना दूसरा वाला टाइप ले लेते हैं, रिएक्शन का दूसरा टाइप जो मैंने बोला था। दूसरा टाइप होता है रिएक्शन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती बल्कि एनर्जी वहीं से निकलती है। ठीक है, तो याद रखना दोज रिएक्शंस इन विच, जिसमें क्या होता है एनर्जी इज रिलीज्ड, इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, और यू कैन से इवॉल्व्ड और कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी वहीं से निकलती है, हमें देनी नहीं पड़ती, बिल्कुल भी एनर्जी को देना नहीं पड़ता बल्कि एनर्जी वहीं से निकल के आती है। Such type of reactions are called as exothermic reactions, उनको हम exothermic reactions बताते हैं। जैसे मैं बताऊं, मान लो A कोई चीज है और B कोई चीज है, ये कंबाइन हुए और जैसे ही ये कंबाइन हुए वहां से बना AB, और साथ में मान लो बहुत सारी हीट निकली वहां से या लाइट निकली वहां से, हीट या लाइट, बहुत सारी हीट या बहुत सारी लाइट। तो हीट और लाइट दोनों क्या है, एनर्जी है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी वहीं से निकली, हमें नहीं देनी पड़ी, हमने दिया ही नहीं एनर्जी को बल्कि एनर्जी वहीं से निकली। तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, या इनका एक और नाम है, और इनका एक और नाम है एक्सॉर्गोनिक रिएक्शंस। इनको बोलते हैं एक्सॉर्गोनिक रिएक्शंस, इनको हम लोग एक्सॉर्गोनिक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं बता दूं एग्जांपल, मेरे पास कार्बन है बेटा, कार्बन सॉलिड स्टेट में है फॉर एग्जांपल, कार्बन, और मैंने कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड किया O2, O2 आपको पता है ऑक्सीजन गैस है, मैंने ऐड कर दिया O2, तो वहां से क्या मिलेगा, वहां से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वी विल कॉल दिस एज कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इस रिएक्शन को करते हैं ना
तो यहाँ से हमें बहुत सारी हीट मिलती है बाहर, मतलब रिएक्शन में से हीट बाहर निकल के आती है। सो ये जो एग्जाम्पल है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे CH4 को हम मीथेन कहते हैं, ये हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। मीथेन को जब ऑक्सीजन साथ में डालते हैं ना, मतलब जब इसको कंबशन करते हैं, इसको हम कंबशन कहते हैं। मतलब अरे यार, आप एलपीजी का यूज नहीं करते? एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है घर पे सिलेंडर्स में, उसको जब हम ऑक्सीजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन मिलाने का मतलब क्या? ऑक्सीजन मिलाने का मतलब हम उसको कंबशन करते हैं, मतलब जब हम उसको जलाते हैं तो वहां से क्या निकलता है? वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में निकलता है वहां से छोटे से वाटर वेपर्स, और बहुत सारी हीट निकलती है जिससे फिर हम खाना पकाते हैं, और कुछ कुछ लाइट भी निकलती है। तो ये वो कौन सी रिएक्शन आप लोग कर रहे हो? हर दिन आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हो, वो वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से मीथेन को जब ऑक्सीजन साथ में डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ में वाटर भी निकलता है, ठीक है, और बहुत सारी ढेर सारी हीट भी निकलती है वहां से, है ना? बहुत सिंपल है ये। अरे सोचो, जैसे मान लो कि किसी ने एक व्हीकल लिया है, कोई गाड़ी है किसी के पास, बाइक है, गाड़ी है, स्कूटी है, जो भी है, उसमें वो फ्यूल डालता है, फ्यूल, और फ्यूल को फिर ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देने का मतलब बर्न करता है, यानी कंबशन करता है उसको। तो जब वो उसे कंबशन करता है तो उसे क्या मिलती है वहां से? उसे वहां से एनर्जी मिलती है ना, जिस एनर्जी की वजह से फिर उसकी गाड़ी चलती है, फिर वो गाड़ी चलती है। तो वो क्या है? वो भी तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही हुई। सिंपल में, जैसे कि मान लो कि हमारी बॉडी में हमने कोई चीज खा ली, जैसे हमने कोई चीज खा ली, और हर किसी चीज में क्या होता है? ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। हमने कोई प्लांट खा लिया, ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज होता है, और हमारी बॉडी में जाता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो मिला ही मिला, ग्लूकोज तो हमने खाया, साथ में ऑक्सीजन भी लिया, ठीक है, तो दोनों कंबाइन हुए तो क्या बनेगा? वहां से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सुना है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी में। कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बनता है वाटर, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी फिर हम अपनी बॉडी में यूज करते हैं, जो एनर्जी फिर हम जिस एनर्जी से फिर हम काम करते हैं, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है ये डाइजेशन वाली रिएक्शन है, डाइजेशन वाली रिएक्शन है ये। तो डाइजेशन वाली रिएक्शन जो है ना, आपको बायोलॉजी सर ने बोला होगा कि ये कंबशन रिएक्शन है। मतलब ये कि जब डाइजेशन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो फूड का ब्रेक डाउन जब होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और बहुत सारी एनर्जी बनती है, जो हम फिर खुद के लिए यूज करते हैं, जिस एनर्जी को हम अपनी बॉडी में यूज करते हैं, है ना? तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब याद रखो कि हम लोग बेसिकली जिंदा ही हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। वी पीपल लिव बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास है CaOCl2, CaCO3 हम इसको बोलते हैं, ठीक है। हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ इसको ना एक काम कर सकते हैं, इसको अगर हम हीट देंगे, इसको हम बर्न करेंगे, तो वहां से क्या निकलता है? वहां से निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी हीट निकल। अच्छा एक मिनट, मुझे बताओ, चलो छोड़ो, यहाँ तक क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल ये वाली है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और हमने इसको यहीं से हीट दी, और वहां से मिला कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि कौन सी वाली है? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि हमने इसमें यहीं से एनर्जी सप्लाई की हुई है, ठीक है ना? तो याद रखना इस रिएक्शन के बारे में, क्योंकि ये रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप याद रखोगे कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन अगर पूछी जाए तो आप बोल देना कि वो एंडोथर्मिक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सिंपल। अच्छा, इस रिएक्शन की जब हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं, इसमें देखो, इसमें एनर्जी वहीं से निकलती है, तो अगर सोचा जाए क्या हो रहा होगा, पहले रिएक्टेंट्स थे, फिर वो कन्वर्ट हो गए, उनसे बन गए प्रोडक्ट्स। क्योंकि इस रिएक्शन में वहीं से एनर्जी निकलती है, तो हम सोचेंगे क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी। फिर जब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए तो कुछ एनर्जी उनकी कम हो गई, और वही एनर्जी हमें बाहर से मिली। तो रिएक्टेंट्स के पास हाई एनर्जी होती है, रिएक्टेंट्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और प्रोडक्ट्स के पास लेस एनर्जी होती है, प्रोडक्ट्स के पास कम एनर्जी होती है। मान लो मैं ऐसे बता रहा हूँ,
मान लो कि रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी जो है, एक सेकंड, रिएक्टेंट्स के पास जो एनर्जी है मान लो वो 100 है, 100 रिएक्टेंट्स के पास जो एनर्जी है मान लो वो 100 जूल है। फिर प्रोडक्ट्स के पास मान लो 70 जूल है, तो कितनी एनर्जी कम हुई? तो यू विल से सर 30 जूल। तो 30 जूल की एनर्जी बाहर निकली होगी, यही तो रिलीज हुई होगी ये एनर्जी, है ना। तो जब रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, प्रोडक्ट्स के पास कम एनर्जी, मतलब कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। ये चीज याद रखेंगे। अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसे थोड़ा सा डायग्राम पे, ये एनर्जी है, तो रिएक्टेंट्स के पास ना बहुत सारी एनर्जी है। दिस इज रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के पास बहुत सारी एनर्जी है, ढेर सारी एनर्जी है रिएक्टेंट्स के पास। फिर उन्होंने अपनी एनर्जी को क्या किया होगा? कम कर दिया होगा। फिर उन्होंने अपनी एनर्जी को कम कर दिया, ऐसे करके इनकी एनर्जी कम हो गई, फिर बन गए प्रोडक्ट्स। जरा सोचो, सोचने का सिंपल फंडा है यार। यहां से ये रिएक्टेंट्स वाली एनर्जी और ये प्रोडक्ट्स वाली एनर्जी, सोचो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स वाली एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स वाली एनर्जी ज्यादा है। तो जब हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, आपको अभी मैंने बोला एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होता है प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी, है ना। प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, ये कम है, और रिएक्टेंट्स वाली एनर्जी ज्यादा है। तो जब हम छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा एक नेगेटिव नंबर। अगर नहीं आ रहा है समझ, इस रिएक्शन में देख लो, ये वाली एग्जांपल से देख लो। चलो हम इसी में निकालेंगे एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। बताओ मुझे, ये होगा प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी। प्रोडक्ट्स वाली कितनी एनर्जी है? 70, माइनस रिएक्टेंट्स वाली कितनी एनर्जी है? 100। तो देखो हमें मिल गया -30, तो नेगेटिव मिला ना, मतलब एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन की एनर्जी लेस देन जीरो हो, जीरो से कम हो, तभी हम बोला करेंगे कि भाई हमारी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, मतलब उसमें एनर्जी वहीं से रिलीज हो रही है, उसमें एनर्जी निकलती है। ये सिंपल फंडा है, इसमें कुछ खास सोचना ही नहीं है। अब ये हो गए दो टाइप उसके रिएक्शंस, एक हो गया एक्सोथर्मिक, दूसरा हो गया एंडोथर्मिक। एक और टाइप की रिएक्शन होती है थर्ड, which is called as athermic reaction, which is called as athermic reaction, रिएक्शन का थर्ड टाइप एथर्मिक रिएक्शन। एथर्मिक रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ना एनर्जी रिलीज होती है ना उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, रिएक्शन which neither absorbs nor releases, ना इसमें एनर्जी देनी पड़ती है nor releases, न ये देती है एनर्जी, is called as athermic reaction। इसको हम लोग बोलते हैं एथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसमें होता यह है कि जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू उतनी ही एनर्जी प्रोडक्ट्स के पास होती है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो दोनों के पास सेम एनर्जी है, तो इसको बोलेंगे एथर्मिक। ना हमें देनी पड़ती है ना ये रिएक्शन एनर्जी को देता है। लेकिन इस चीज में याद रखना, सच रिएक्शंस डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसी रिएक्शन दुनिया में कोई नहीं है। सच रिएक्शंस डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसी वाली रिएक्शंस नहीं होती हैं बेटा। कोई भी रिएक्शन दुनिया में एथर्मिक नहीं है, दुनिया की कोई रिएक्शन एथर्मिक नहीं है। अगर इसमें ग्राफ बनाया जाए तो ऐसे है, मतलब ये रिएक्टेंट्स वाली एनर्जी और ये प्रोडक्ट्स वाली एनर्जी दोनों बराबर हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह की कोई रिएक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक, तो अब हमने ये चीज आज के क्लास से सीखी कि रिएक्शन एनर्जी की बुनियाद पर रिएक्शन के तीन टाइप्स हैं, एक एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक है, एक एथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी वहीं से निकलती है, और एथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ना एनर्जी देनी पड़ती है ना वहां से एनर्जी निकलती है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कुछ नहीं होता है। मतलब सोचो, न एनर्जी कम हुई ना एनर्जी बढ़ी, तो इसका मतलब क्या है? कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसी रिएक्शन दुनिया में होती नहीं है। तो या तो एनर्जी बढ़नी चाहिए या तो एनर्जी कम होनी चाहिए। अब ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं चल रहा है, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ठीक, तो इन रिएक्शंस को हम एथर्मिक कहते हैं और ऐसी वाली रिएक्शंस दुनिया में नहीं होती हैं।